हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नोज एग्जाम स्टडी। अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक तथा लवण। इसमें अपन पढ़ेंगे कि अम्ल तथा क्षारक जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है और कौन सी गैस निष्कासित होती है। अब देखो, अपन को एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और इसमें जितनी भी एक्टिविटीज दी हुई है वो भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। देखो, एक प्रश्नावली में क्या लेना है, 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 प्लस इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। अपन ने क्या डाल दिए, जिंक के कुछ टुकड़े। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं, उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रभावित कीजिए। यहाँ पे ये प्रश्नावली दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर अपन ने क्या डाला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और दानेदार जिंक के टुकड़े। तो अपन क्या देखेंगे, देखो जिंक जब भी अम्ल के साथ क्रिया करेगा, H2SO4 क्या है, एक अम्ल है, तो ये क्या बनाएंगे, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करते हैं। तो अपने पास क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, उत्सर्जित। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी धातु अम्लों के साथ क्रिया करेगी तो वो लवण तथा हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करेगी, उत्सर्जित करेगी। देखो फिर, उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रभावित कीजिए। ये अपने पास क्या है, साबुन का विलयन। तो जब भी अपन जो गैस निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, वो यहाँ आएगी तो इससे क्या बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। और जब भी अपन जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई माचिस के तीली को वहां ले जाएंगे तो वो फटफट की ध्वनि के साथ जलता है। और जैसे अपन वो फटफट की ध्वनि के साथ जलेगा तो अपन को पता चल जाएगा कि वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। उसके बाद देखो, जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। आप क्या प्रेक्षण करते, जैसे ही अपन जलती हुई मोमबत्ती यहाँ लेके आएंगे, जैसे अपन को डायग्राम में दिखा रखी है, तो ये किसके साथ जलेगी, फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। इट मीन्स जब भी हाइड्रोजन गैस जलेगी, इसमें भी नहीं, जब भी अपन को टेस्ट करना हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट दे रखा हो, तो जो गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। कुछ अन्य अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, एसिटिक अम्ल के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए। अपन जितने भी एसिड, जितने भी अम्ल इसमें दे रखे हैं, उनके साथ जब भी धातु की क्रिया करवाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाएगी। लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न, प्रत्येक की स्थिति में अपना प्रेक्षण क्या रहेगा, समान रहेगा। क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं कि जब भी धातु के साथ अम्ल क्रिया करेंगे तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करेंगे। तो ये भी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, सारे क्या है, अम्ल। और अपन ने पढ़ा क्या है कि जब भी धातु अम्लों के साथ क्रिया करेगी तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करेगी। तो अपना जो प्रेक्षण है वो सब में क्या रहेगा, समान, ना कि भिन्न भिन्न। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे देखो, ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती हैं और एक यौगिक बनता है जिसे अपन क्या कहते हैं, लवण। क्योंकि अपने पास देखो, अपन ने धातु के साथ इसको क्रिया करवाई, अम्ल प्लस धातु। अम्ल क्या था अपने पास, सल्फ्यूरिक अम्ल, और धातु क्या थी, जिंक। लवण क्या बना था अपने पास, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो गई थी, उत्सर्जित। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब भी धातुओं के साथ अम्लों के साथ धातु क्रिया करेंगी तो वो एक यौगिक बनाता है और जिसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अपन ने जितने भी नाइट्रिक अम्ल है, चाहे उसके साथ करवा लो, चाहे फिर नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड,
जितने भी एसिड है, धातु एसिड के साथ जब भी क्रिया करेगी, धातु जब भी अम्लों के साथ क्रिया करेगी, हमेशा लवण तथा हाइड्रोजन गैस को ही उत्सर्जित करेगी। सॉरी भाई, आगे देखो, एक प्रणाली में अपन को वापस से क्या लेने हैं, जिंक, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो OH को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्या बताया था, जब भी अपन अम्ल तथा क्षारक की पहचान करते हैं तो अपन जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं और जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्षारक होते हैं। तो यहाँ पे OH है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, 20। इस दोनों को घोल को मिला के अपने को गर्म करना है। उसके बाद अपने पास क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, और गैस कौन सी होगी निष्कासित, हाइड्रोजन। बट हमेशा ऐसा हो या ना हो ये संभावित नहीं है, लेकिन अम्लों के साथ हमेशा कौन सी गैस निष्कासित होगी, हाइड्रोजन। क्षारक के साथ जब धातु क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो भी सकती है और नहीं भी होती है, ऐसा संभावित हो और ना भी हो। बट अम्लों के साथ हमेशा ही लवण तथा हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। अपने पास क्या बन गया, देखो, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पे सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, और यहाँ पे जिंक के कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर अभिक्रिया को बैलेंस करना सीखा था कि अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं। वो अगर आप किसी को नहीं आती हो तो मैंने वीडियो बना रखा है, लास्ट वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। देखो, पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। कुछ ही धातुओं के साथ जब क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निष्कासित होता है, लेकिन सभी धातुओं के साथ ऐसी अभिक्रिया हो ये संभव नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि ये तो अपन ने क्या पढ़ लिया कि जब धातु किसके साथ क्रिया करती है, अम्लों के साथ। ये है जब धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, अपने पास फिर क्या आ गया, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl। तो आपने क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों को क्या करना है, 2 प्रणाली लीजिए और A और B लिख लीजिए। जिस तरह से अपन ने ये क्या है, 2 प्रणाली ले ली, इसमें A और ये B। एक में क्या डालना है अपने को, सोडियम कार्बोनेट, और दूसरे में क्या डालोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों ही प्रणाली के अंदर आपको क्या मिलाना है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें भी प्लस क्या करना है अपने को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने क्या निरीक्षण किया, अपने को इसकी रिएक्शन देखनी है कि वो बनता क्या है प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे जब सोडियम कार्बोनेट को अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो अपने पास क्या बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। और इसी सोडियम क्लोराइड को अपन क्या कहते हैं, नमक का सूत्र होता है जो अपन सामान्य खाने के काम में लेते हैं। और अपने पास क्या बना, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। सेम ऐसा ही किसके साथ होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो भी अपना लवण तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन होता है। तो दोनों ही केस में क्या हुआ, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, मतलब धातु कार्बोनेट हो, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब दोनों ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निष्कासित होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अपन ने क्या पढ़ा कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निष्कासित होती है, हाइड्रोजन गैस। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, धातु कार्बोनेट हो गया, जब धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं। लवण बन जाता है NaCl, इसको अपन क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला किसका होता है, नमक का, जो अपन सामान्य खाने के काम में लेते हैं।
और प्रत्येक स्थिति को फिर क्या करना है, गैस को चुनने के पानी, अपने पास उत्पादित गैस कौन सी है, CO2। इस CO2 को अपन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से प्रभावित करते हैं तो अपने निरीक्षण को अभिलेख कीजिए। ये देखो अपने पास क्या बना, CO2 बनी। उस CO2 को अपन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी इसको प्रभावित करते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इस कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे अपन इसको मार्बल भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं। तो ये सारे नाम आप लोगों को एक जगह लिख लेना ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना रहे। इसी का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को अपन क्या बोलेंगे, चौक। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मार्बल। तो सारे नाम आप एक जगह लिख लेना। जैसे ये चूने का पानी, दूसरा इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH कौन सा होता है अपने पास, हाइड्रोक्साइड आयन, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों ही चीज सेम है। पहले जितने भी ये केमिकल्स इनके जो नेम है, रासायनिक जितने नाम दिए हुए हैं वो एक जगह लिख लो ताकि जब भी आप अभिक्रिया करवाओ, क्योंकि कहीं इसका नाम आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कभी इसका नाम आता है चूने का पानी, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे कि चूने का पानी क्या होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है। इससे अपने पास क्या बन गया, श्वेत अवक्षेप बनता है जिसे अपन क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को वापस जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चौक, खड़िया या मार्बल, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करोगे ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। अपन जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जब भी धातु अम्ल, हाइड्रोजन तथा धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करती हैं तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं तथा कौन सी गैस निष्कासित होती है। तो अपन ने क्या पढ़ा कि जब भी धातु अम्लों के साथ क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करेंगी। लवण दोनों में ही बनता है, चाहे वो धातु अम्ल के साथ क्रिया करें, चाहे धातु कार्बोनेट हो या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों ही तीनों ही लवण का फॉर्मेशन करती हैं तथा अम्लों के साथ क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करती हैं और जब कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती हैं तो CO2 को निष्कासित करती हैं। फिर अपने पास क्या है कि जब भी अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, जब भी अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण तथा जल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि अम्ल तथा क्षार आपस में दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निष्कासित कर देते हैं और लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये अभिक्रिया 1 नंबर में बोर्ड में पूछी जाती है, इसलिए आप अपने नोटबुक में इसको राइट डाउन करके रखो। एक प्रश्नावली में अपने को क्या लेना है, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें 2 बूंदे फिनोल्फ्थालीन विलयन डालिए। अपन ने फर्स्ट वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी सूचक कितनी तरह के होते हैं, तो जब अपन क्षार को फिनोल्फ्थालीन के साथ क्रिया करवाते हैं तो वो कौन सा कलर देता है, गुलाबी रंग। एक विलयन में 1 बूंद तनु HCl मिलाइए, फिर वापस से विलयन का रंग क्या है, कैसा हो जाएगा, जब अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या मिलाया, फिनोल्फ्थालीन, तो उस विलयन का कलर कैसा हो गया, गुलाबी। और जब इस विलयन में वापस से अपन क्या मिला देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये कैसा हो जाएगा,
रंगहीन, क्योंकि फिनोल्फ्थेलिन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कोई भी रंग नहीं देता है, वो रंगहीन होता है। क्या अभिक्रिया के मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? हाँ, क्योंकि वो कैसा हो गया? रंगहीन। आगे क्या है? अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फ्थेलिन का रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि फिनोल्फ्थेलिन एक सूचक होता है और वो जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो रंगीन हो जाता है, और जब बेस के साथ अभिक्रिया, क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो वो गुलाबी रंग का हो जाता है, इसलिए उसका कलर बदल गया। अब उपरोक्त मिश्रण में वापस से क्या करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें मिलानी है। ये अपने पास विलयन बन गया। इस विलयन के अंदर अपन क्या मिला रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या मिला दिया अपन ने? क्षारक। और जैसे ही अपन क्षारक मिलाएंगे तो वापस से विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी, क्योंकि फिनोल्फ्थेलिन जब भी क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा कलर देता है? गुलाबी। अब देखो, क्या फिनोल्फ्थेलिन पुनः गुलाबी हो जाता है? हाँ, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था? जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो रंगहीन हो जाता है, और जब बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो वो गुलाबी रंग का हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये अपने पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने पास क्या है? क्षारक। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अपने पास क्या हो गया? अम्ल। NaCl क्या है? नमक का फॉर्मूला, और H2O पानी का फॉर्मूला। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा पानी को उत्सर्जित करते हैं तथा पानी का बनाते हैं। देखो, अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। 1 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तथा एक एक उदाहरण देके इसको समझाइए। तो आप लोग इसको मतलब जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, एक क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? आगे जो अपने पास अम्ल है या फिर क्षारक है, उनके उपयोग क्या क्या है, वहां से आता है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है और साथ साथ इसका एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है। ऐसे अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करवा सकते हो आप। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? लवण है। किसके साथ अभिक्रिया करवाओगे? HCl के साथ। तो अपने पास क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। तो जब भी अपन क्षारक को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वो लवण तथा जल का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी की अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये आप अपनी नोटबुक में उतार लो। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखो, एक बीकर में अपन को क्या लेना है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कैसे कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है। उसके बाद उसको धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। अपन ने क्या मिला दिया? HCl। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो जाएगा? अपने पास क्या है? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या बन जाएगा? लवण कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। अब देखो, ये अभिक्रिया संतुलित है? नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे? चूक। आप देखो, यह अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित। जिसको भी अभिक्रिया संतुलित करनी नहीं आती है वो लास्ट वीडियो में जाके देख सकता है। कदा मैंने ट्रिक के साथ इसको समझा रखा है। तो कॉपर ऑक्साइड जब भी हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया की तो इसने क्या प्रोडक्ट बनाया? कॉपर क्लोराइड प्लस जल का निर्माण हो गया। तो कॉपर क्लोराइड का पहले रंग कैसा था? काला रंग था, और अब इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? नील हरित रंग। क्यों? क्योंकि कॉपर ने किसके साथ अभिक्रिया कर ली? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण कर दिया। और जब भी कॉपर ऑक्साइड, ये जो कॉपर ऑक्साइड का रंग है ये कैसा हो गया? नील हरित रंग।
कॉपर ऑक्साइड से क्या बन जाता है, कॉपर सेकंड क्लोराइड बनने के कारण इसका रंग बदल जाता है। तो धातु ऑक्साइड जब भी अभिक्रिया के साथ जब भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे। अब धातु ऑक्साइड कैसे है, देखो कॉपर ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जब भी किसी धातु के साथ ऑक्सीजन लग जाए तो वो सारे क्या हो जाएंगे, धातु ऑक्साइड। और जब भी धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण तथा जल का निर्माण करेंगे। उसके बाद देखो अपन क्या है, अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए और उसे संतुलित कीजिए। अपन ने लिख ली, समीकरण लिखी थी ना अपन ने, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अपने पास क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड प्लस जल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो इसमें अपने को याद क्या करना है कि धातु क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसे होती है। धातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति होगी वो कैसे होती है, क्षारकीय होती है। और जो अधातु होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। ये आपको याद रखना है कि जितने भी धातु ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। और अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय। क्योंकि जितनी भी अधातु है इसका मतलब क्या हो, गैसीय फॉर्म में। और गैस का काम क्या होता है, एसिडिटी को प्रोड्यूस करना, एसिडिटी को उत्पन्न करना। तो जितनी भी अधातुएं होती है, अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं तथा धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, ये अपन ने किसके साथ पढ़ी थी, अम्ल के साथ। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी के बीच जो अभिक्रिया देखी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, एक लवण। इसमें एक लवण तथा जल का निर्माण होता है। यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है। इसलिए हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। भाई यहाँ से अपने काम की चीज क्या है, अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना आपके, मल्टीपल चॉइस वाले, उसमें अम्लीय जो धातु होते हैं, धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं। तो आपको याद ये रखना है, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधात्विक मतलब जितनी भी गैसेज हैं ये क्षारकीय हैं, तो वो कौन सी प्रकृति के हो जाएंगे, अम्लीय प्रकृति के हो जाते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन आते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देखो पीतल एवं तांबा क्या है, धातु, और दही एवं खट्टे पदार्थों में क्या पाए जाते हैं, अम्ल। और अपन ने अभी अभी क्या पढ़ा है कि जब भी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करती है, और जो वो गैस होती है वो फूड को ऑक्सीडाइज कर देती है, जिससे हमारे लिए वो हानिकारक होता है। इसलिए दही एवं खट्टे पदार्थों को धातु से बने हुए बर्तनों के अंदर नहीं रखना चाहिए। देखो दही के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल होता है। खट्टे पदार्थ जैसे नींबू है, संतरा है, इनमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। इमली है, इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये अपन पढ़ेंगे और आपको लर्न भी करने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन सी हैं। एक तो आपको लर्न करना है अम्ल तथा क्षारक की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, जब क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। वो अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण को बनाते हैं तथा जल का निर्माण करते हैं। वो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जा रहे हैं वो अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको कोई भी कंफ्यूज ना रहे। उसके बाद देखो
धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? ऊपर वाला ही क्वेश्चन नीचे पूछा गया है कि जब भी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निष्कासित करती हैं? हाइड्रोजन गैस। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। देखो अपन ने फर्स्ट एक्टिविटी जो करके देखी थी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो अपने पास क्या लिख सकते हैं अपन? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? निष्कासित। तो आपको करना क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। ये उदाहरण हो गया अपना जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? अपन ने उस एक्टिविटी में ये भी पढ़ा था कि जब भी आप मैच स्टिक जलती हुई माचिस को या फिर जलती हुई मोमबत्ती के उसके पास ले जाते हैं तो वो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, और जो भी गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है तो अपने को पता चल जाएगा वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। आप देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास? कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। कोई धातु क्या है? ए है। उस यौगिक का अपने को पता नहीं है, वो किसके साथ अभिक्रिया करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, उससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। इट मीन्स वो गैस कौन सी है? कौन सी गैस है वो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन आग बुझाने के काम में भी लेते हैं। अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए या कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है बंद कमरे के अंदर तो इवन इंसान की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा मात्रा में होगी तो वो जलती हुई मोमबत्ती को, अपन ने 8th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि जैसे आप जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक गिलास रखते हो तो वो थोड़ी देर के बाद अपने आप बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो ऑक्सीजन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और उसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इसने क्या बोला है कि इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पता चला? क्योंकि वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा रही है। तो अपने पास देखो कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बने? यहाँ अपने पास क्या हो जाए? कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि देखो कैल्शियम क्लोराइड बन गया प्रोडक्ट। दूसरा अपने पास क्या बन जाएगा? H2O, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ से अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, एक ऑक्सीजन बचा वो जल के साथ आ गया, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 2HCl, H2 हाइड्रोजन 2 है ना। अभिक्रिया आपको संतुलित करनी आनी चाहिए। तो जब भी अपन कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये वाला वो वाला क्वेश्चन है ये। जब धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निष्कासित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपने पास क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो गया। इस तरह से अपन पूरी एनसीईआरटी की बुक को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं इंटरनल और एक्सटर्नल वो भी साथ साथ करेंगे। लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।